बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं सैयद तनसीर ज़ैदी। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल न्यूज़ स्टूडियोज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, ममनुआ फंडिंग केस का फैसला आने के बाद जहां एक तरफ इत्तेहादी हुकूमत ने तहरीक इंसाफ को आड़े हाथों लेने का फैसला कर लिया है, वहीं दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ ने भी हर मुमकिना मुकाबला करने का फैसला कर लिया है। इस पर बात होगी इस बुलेटिन में। इस बुलेटिन के साथ मैं हूं ज़ौक़ अहमद और मैं हूं सोनिया शेख। न्यूज़ हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे और बुलेटिन के आगाज में बात करते हैं डॉलर की गिरावट के हवाले से। तो डॉलर की कीमत में गिरावट का सिलसिला जारी है। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 4 रुपये 80 पैसे मजीद कम हो गई है। इंटरबैंक में डॉलर 224 रुपये पर आ गया है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी तेजी का रुझान देखा जा रहा है। इस हवाले से मजीद के तफसीलात हैं, आगाह करेंगे हमारे नुमाइंदे शहराज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। शहराज अहमद, आगाह कीजिएगा, इस वक्त डॉलर का क्या रेट चल रहा है? जी बिल्कुल, कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज भी इंटरबैंक मार्केट में डॉलर गिरावट का शिकार है और दौरान ट्रेडिंग इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 4 रुपये 80 पैसे कमी के बाद 224 रुपए की सतह पर ट्रेड होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, जबकि इंटरबैंक के साथ साथ ओपन मार्केट में भी डॉलर की कदर में तकरीबन 3 रुपए की गिरावट रिकॉर्ड की गई है और इस वक्त 226 और 225 रुपए की सतह पर हमें ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी आज मुस्बत रुझान देखा जा रहा है। 500 से ज्यादा पॉइंट इजाफे के बाद 100 इंडेक्स 41,500 पॉइंट की सतह पर ट्रेड होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। इस हवाले से फॉरेक्स डीलर्स हों या माशी माहिरीन, सभी की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि हुकूमत की जानिब से जहाँ इम्पोर्ट पॉलिसीज पर सख्ती की गई, इम्पोर्ट बिल कम आने से ज़र मुबादला के ज़खायर को कुछ सपोर्ट मिली है, जबकि दीगर मालियाती इदारों की जानिब से भी जल्द पाकिस्तान को फंड्स मिलने की जो उम्मीद है वो जाहिर की जा रही है और इसी वजह से डॉलर की तलब और रसद का जो फर्क है वो काफी ज्यादा कम हुआ। साथ ही साथ स्टेट बैंक की जानिब से भी गैर कानूनी ट्रेडिंग करने वाली एक्सचेंज कंपनी और बैंकों के खिलाफ कार्रवाइयां जो हैं वो अमल में लाई गई हैं, क्योंकि कई बैंक जो हैं वो गैर कानूनी तौर पर इजाफी रेट पर डॉलर की फरोख्त कर रहे थे, ताहम डॉलर ठीक है। शहराज हमारे साथ ही आप मौजूद रहिएगा, मजीद भी तफसीलात आपसे जानेंगे। माहिर मईशात हमारे साथ मौजूद है ज़फ़र पराचा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ज़फ़र साहब, ये फरमाइएगा, बड़ी खुशाइन बात है, डॉलर की कीमत में गिरावट का सिलसिला शुरू हो चुका है। गुज़िश्ता 2 दिनों के अंदर डॉलर की कीमत कम हो रही है, रुपये की कदर बढ़ रही है, क्या वजह है इस गिरावट की? सर, बात यह है कि देखिए कि एक तो हम काफी अरसे से इसको पॉइंट आउट कर रहे थे कि जो बैंक्स हैं वो मैनिपुलेशन कर रहे हैं बहुत ज्यादा और स्पेकुलेशन कर रहे हैं, तो उसके ऊपर काफी अरसे के बाद इस बात पे तवज्जो दी गई। बैंक्स 240 में लेके 250 और 55 में बेच रहे थे, तो उन्होंने एक्सचेंज कंपनीज को और एक्सपोर्टर को जी भर के उन्होंने लूटा है और इम्पोर्टर को भी खूब जनाब जी भर के उन्होंने उसके रेट्स लिए हैं। दोनों सूरतों में नुकसान आवाम का हुआ है और पाकिस्तान का हुआ है और पाकिस्तान की जो एक इमेज बड़ा खराब किया है बाहर, और इसके असरात आने वाले 6 महीनों में आएंगे, जब आप देखेंगे कि महंगाई जो है ना अपने उरूज पे होगी और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा होगी। ऑलरेडी बहुत महंगाई है और यानी कि संडे वाले दिन स्टेट बैंक और IMF ने जो इसके ऊपर एक प्रेस रिलीज जारी किया और एक तरह से पाकिस्तान का आउटलुक किया कि भाई हमारे पास पेमेंट्स का अरेंजमेंट है पूरे साल का और हम वो पेमेंट कर पाएंगे, हमें कोई ऐसा इशू नहीं है। उसके बाद जो एक चीज की निशानदेही की थी हमने कि डॉलर स्मगल बहुत हो रहा है, यानी कि बैंक के इस रवैये की वजह से जो एंटी स्टेट एलिमेंट्स है वो भी एक्टिव हो गए। इंडिया ने अफगानिस्तान में खरीदारी शुरू कर दी 255 रुपए में डॉलर पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए, और पिशावर में 250 हो गया तो स्मगलिंग दबा के शुरू हो गई। तो जो हमारी गवर्नमेंट जो अथॉरिटीज हैं उन्होंने भी इसको बड़ा सीरियस लिया और मंडे से उन्होंने उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करी, बैंक्स के खिलाफ, एक्सचेंज कंपनीज के खिलाफ और ये जो गैर कानूनी मनी चेंजर्स हैं उनके खिलाफ, तो उसके नतीजे आना शुरू हो गए। इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा इम्पोर्ट का बिल भी कम हुआ है, कि जुलाई में हमारा इम्पोर्ट का बिल कम हुआ और अगस्त में और यूं कम होगा कि हमको ऑयल इम्पोर्ट नहीं करना। इसके साथ साथ ये है कि इंटरनेशनली ऑयल, क्रूड ऑयल, एडिबल ऑयल, क्रूड ऑयल और कोल के और मजीद जो चीज़ें हम इम्पोर्ट करते हैं उनकी प्राइसेस कम हुई हैं।
तो उसकी वजह से भी हमारे यहाँ जो हमारा इम्पोर्ट का बिल है वो कम मजीद होगा। तो ये ठीक है, यानी कि ऑयल मार्केट में भी जो प्राइस हैं वो कम होंगे। जफर साहब अब हमारे साथ ही रहिएगा। इसी बीच हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर खाकान नजीब ने, माहिर मुएशियत हैं। बहुत शुक्रिया सर। ये बताइएगा कि आप क्या समझते हैं कि डॉलर की उड़ान जो है जिस तरह वापस आई है, अगर ये इसी तरह मुसलसल गिरावट का शिकार रहती है तो इसके क्या बेनिफिट्स होंगे मुएशियत पर? आप क्या कहते हैं इस हवाले से? अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। देखें, सबसे बढ़ के बात यह है कि पाकिस्तान पिछले कई माह से ये कोशिश कर रहा है कि IMF का जो प्रोग्राम है उसमें 7वें और 8वें रिव्यू को कंप्लीट किया जा सके। इस वक्त सबसे बड़ी चीज़ यही है कि पाकिस्तान में परसों आपने एक खबर सुनी कि जो IMF रेप हैं पाकिस्तान में, उन्होंने ये कंफर्म किया कि सारे जो प्रायर एक्शन हैं वो कंप्लीट हो गए हैं और बोर्ड की मीटिंग लेट अगस्त में मुतवक्को है हो जाएगी और इससे जो IMF की ट्रांश है वो रिलीज हो जाएगी। ये याद रखिए कि ये IMF का जो डिले है उसकी वजह से जो फाइनेंसिंग पाकिस्तान को मिलती है वो कम हुई और इससे एक डॉलर लिक्विडिटी क्रंच क्रिएट हुआ और आपके रिजर्व $8.5 अरब पे आ गए और जो सारे मूवमेंट थी पाकिस्तान की तरफ, कमर्शियल भी थी, मल्टीलैटरल्स की थी, वो सब स्लो हो गई। IMF के पैसे भी नहीं आए। ये एक कलीदी वजह रही। ये वजह अब रिवर्स होना शुरू हुई परसों से, तो इसलिए आपने देखा कि रुपए पे जो प्रेशर है वो कम हुआ। दूसरी ऑफ कोर्स वजह ये भी है कि इंपोर्ट्स जो हैं वो बहुत बढ़ी हुई थी मई और जून में। बहुत ज़्यादा आपने तेल मंगवाया, तेल एट अ वेरी हाई रेट मंगवाया। उस वक्त 120, 25, 30 डॉलर का बैरल था और आपने $3 अरब का क्लॉक किया सिर्फ इंपोर्ट ऑफ ऑयल इन जून और आपका जो खसारा था करंट अकाउंट का वो एक माह में $2.3 बिलियन हुआ। उनकी एलसीज की पेमेंट जुलाई में हुई। सो ऑब्वियसली एक फर्दर जो डॉलर पे बाइंग थी वो ज्यादा थी, यानी डिमांड ऑफ डॉलर बढ़ गई और जो सप्लाई ऑफ डॉलर थी एक्सपोर्टर्स ने रोक ली। ये एक कलीदी बात है। आप याद रखिए पाकिस्तान एक मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट रजीम में है और उसका मतलब ये है कि किसी भी कमोडिटी की तरह, जैसे टमाटर का भाव कम होता है जब सप्लाई ज्यादा होती है, डिमांड बढ़ की बनस्बत, तो दैट इज व्हाट हैपेंड। ये फैक्टर्स रिवर्स होना शुरू हो गए हैं इन द शॉर्ट रन। इन द शॉर्ट रन IMF हो जाए, ये इंपोर्ट को थोड़ा सा हम कवर्ड रखें, बट साथ साथ ये याद रखिए FY23 आसान साल नहीं है। अगले जो 12 माह आपके चल रहे हैं, आपने ऑलरेडी देखा है आपकी एक्सपोर्ट्स $2.89 से गिर के $2.3 बिलियन पे आ गई हैं सिर्फ जुलाई के माह में। ये आपको इंडिकेट करता है इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस कम हो रही हैं। ये आपको इंडिकेट करता है इंटरनेशनल ग्रोथ स्लो हो रही है। सो अगर दूसरी साइड को आप देखेंगे तो ये इसको ठीक है, यानी डॉलर की डिमांड ज़्यादा थी, सप्लाई कम थी, जिसकी वजह से डॉलर का रेट बढ़ रहा था और अब मामूल के मुताबिक चीज़ें आ रही हैं। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर खाकान नजीब साहब, माहिर मईशत, और जफ़र पराचा साहब, सेक्रेटरी फॉरेक्स डीलर्स हैं, और हमारे नुमाइंदे शराज अहमद भी तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपका भी बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, ओपेक की तरफ से पैदावार बढ़ाने के ऐलान के बाद आलमी मार्केट में खाम तेल मजीद सस्ता हो गया। फी बैरल कीमत $97 से भी नीचे आ गई। गंदम और सोयाबीन की कीमत में भी कमी रिकॉर्ड की गई, जबकि सोना, चांदी और पाम ऑयल महंगे हो गए। गरीब ममालिक के लिए अच्छी खबर आ गई, खाम तेल की कीमत में मजीद कमी आ गई। वजह बनी ओपेक का ऐलान, जिसके मुताबिक आलमी तंजीम अगले माह से पैदावार में यौमिया 1 लाख बैरल इजाफा करेगी। आलमी मार्केट में अमरीकी खाम तेल की फी बैरल कीमत $91, जबकि बरतानवी ब्रेंट खाम तेल की फी बैरल कीमत $97 हो गई। सोने की फी औंस कीमत $3 इजाफे से $1780, जबकि चांदी की कीमत 76 सेंट इजाफे से $19.97 हो गई। तांबे की कीमत में 25 सेंट का इजाफा हुआ, जिसके बाद फी ग्राम तांबा $3.40 का हो गया, जबकि प्लैटिनम की फी औंस कीमत 40 सेंट के इजाफे से $888 हो गई। दूसरी जानिब यूक्रेन से अजनास की तरसील शुरू होने से गंदम और सोयाबीन के नर्ख गिर गए। गंदम €2 सस्ती होने के बाद €336.75 फी टन हो गई। सोयाबीन की कीमत में फी टन 6 सेंट्स की कमी देखी गई, जिससे फी टन सोयाबीन $15.59 का हो गया। ताहम लाइशन पाम ऑयल की फी टन कीमत $28.49 महंगा होने के बाद $913.17 का हो गया। बुलेटिन में बात करते हैं सियासी मंजरनामे के हवाले से। इस्लामाबाद इंतजामिया ने तहरीक इंसाफ को F9 पार्क और सेक्टर H9 में एहतजाज की इजाज़त दे दी है, जबकि रेड जोन को कंटेनर लगाकर सील कर दिया गया है। इमरान खान ने पार्टी कारकुनों को आज इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज की कॉल दे रखी है।
इस हवाले से मैं रिपोर्ट करेंगे इस्लामाबाद से बिलाल आफरीदी। तहरीक इंसाफ के इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एहतजाज की तैयारियां मुकम्मल, लेकिन इस्लामाबाद की जिला इंतजामिया ने पीटीआई को नादरा चौक में जलसे की इजाजत देने से इनकार कर दिया। तहरीक इंसाफ को F9 पार्क और सेक्टर H9 में जलसे और एहतजाज की इजाजत इस्लामाबाद की जिला इंतजामिया ने बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। मुतवक्किल लॉ एंड ऑर्डर के पेश नजर रेड जोन में दाखिले पर पाबंदी आयद कंटेनर्स लगाकर रेड जोन को सील कर दिया गया। सिर्फ मारगला रोड खुला रहेगा। रेड जोन जाने वाले तमाम रास्ते बंद होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना, ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर। जिला इंतजामिया के मुताबिक रेड जोन में किसी भी किस्म के एहतजाज या इज्तिमा की इजाजत नहीं होगी। कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले से सख्ती से निपटा जाएगा। इस्लामाबाद में पीटीआई का आज एहतजाज का ऐलान, रेड जोन को सील कर दिया गया। पीटीआई की रहनुमाओं और कारकुनों को इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत। रेड जोन जाने वाले रास्तों पर कंटेनर्स लगा दिए गए हैं। मुजाहिरीन से निपटने के लिए पुलिस के 2000 एहलकार तैनात किए गए, जबकि एंटी राइट फोर्स FC और रेंजर्स को रेड जोन में तैनात कर दिया गया है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं बिलाल अफरीदी से। बिलाल, ये बताइएगा कि ये कब शुरू होगा जो एहतजाज है, और इसके साथ साथ सिक्योरिटी के क्या इंतजामात हैं, और अगर कोई तसादुम की सूरत हाल पैदा होती है तो उससे निपटने के लिए क्या इकदाम किए गए हैं? आज बिल्कुल सबसे पहले अगर वक्त की बात की जाए तो पीटीआई की जानिब से आज एहतजाज की कॉल दी गई थी, ताहम कोई मखसूस वक्त नहीं दिया गया था, जिसके बाद अभी तक कोई भी पीटीआई वर्कर या कोई भी रहनुमा जो है वो हमें नज़र नहीं आया इस्लामाबाद में कहीं पर भी। ताहम दूसरी जानिब अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो सख्त तरीन सिक्योरिटी के इकदाम किए गए हैं, और पुलिस का कहना है कि इनको हिदायत दी गई है कि सख्ती से निपटा जाएगा जो भी मुजाहिरीन जो पीटीआई के वर्कर्स हैं अगर वो रेड जोन की तरफ आएंगे। इनके लिए जगह मुख्तस कर दी गई है F9 पार्क में या H9 ग्राउंड में। इनको कहा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से फॉरेन फंडिंग केस के फैसले के बाद आगे क्या होगा और क्या कुछ हो सकता है, इस पर मैनचेस्टर में हमारे नुमाइंदे राजा वाजिद ने माहिर कानून दान बैरिस्टर अमजद मलिक से खुसूसी बातचीत की है, जिसमें बैरिस्टर अमजद मलिक का कहना है फॉरेन फंडिंग केस का फैसला सबकी आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। इखलाकियात का भाषण देने वाले शख्स का ऐसा किरदार किसी ने तस्वुर नहीं किया होगा। बैरिस्टर अमजद मलिक ने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। फॉरेन फंडिंग का जो फ़ैसला है ये आई ओपनर है। पाकिस्तानी सोसाइटी में हम मसीहा बनने का क्लेम तो बहुत करते हैं, लेकिन जब नेट रिज़ल्ट निकाला जाता है तो अंदर से एक आम सा आदमी निकलता है। इमरान खान साहब के मामले में भी यही हुआ है। उन्होंने दावे मदीना की रियासत के किए, उन्होंने बरतानिया, चाइना, अमेरिका की मिसालें दी, अखलाकियात के भाषण दिए और अपोजिशन से हाथ मिलाने तक जो है वो दरकिनार था। वो उनके साथ बैठना तो दूर, उनको देखना ही नहीं चाहते थे। वो कहते थे ये सब लोग जो हैं ये इस अहल नहीं हैं, वो अहल किरदार नहीं हैं। और ये इलेक्शन कमीशन ने एक किस्म का हमें आईना दिखाया है। और इमरान खान साहब को अगर तो वो अखलाकियात को फॉलो करते हैं तो बरतानिया में तो आए दिन वज़ीर सफ़ीर जो है वो इस्तीफ़े देते हैं। इस तरह की उनके ऊपर इल्ज़ाम तराशी हो जाए, प्रूव हो जाए कि वो अखलाकी तौर पे उनका एक एफिडेविट जो है वो जाली निकला है। सो अगर उन्होंने एक हल्फिया बयान जाली दिया है तो उसके ऊपर अखलाकियात तो यही कहती है कि वो अपना ओहदा छोड़ दें, साइड पे हों, फर्दर इन्वेस्टिगेशन का सामना करें। दूसरा पार्टी के ऊपर, क्योंकि उन्होंने इलेक्शन लॉज की जो है खिलाफ वर्जी की है कि आप अगर फॉरेन फंडिंग या फॉरेन इंडिविजुअल, फॉरेन कंपनीज़ या नापसंदीदा लोगों से पैसे लेते हैं तो आपने डिक्लेयर करने हैं। तो उनके 13 जो है एलिमेंट्स वो मिसिंग हैं, बताया ही नहीं इलेक्शन कमीशन को, छुपाया है या दानस्तगी में, गैर दानस्तगी में। उसके ऊपर जो है वो जमात को भी जो है सामना करना पड़ेगा, इंडिविजुअल हेड ऑफ जो जमात है उनको भी सामना करने पड़ेगा। हुकूमत उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस कर सकती है कि उन्होंने जो हल्फिया बयान दिया है वो गलत है, या इलेक्शन लॉज की मुखालफत की है, या हेड ऑफ पार्टी के तौर पे उनकी जो ज़िम्मेदारियाँ थी वो उनसे ओहदा बरा होने में नाकाम हुए हैं। उसके ऊपर हुकूमत डिफरेंट जो ज़राए हैं उनको इस्तेमाल करके इसके ऊपर तदीबी कार्रवाई का आगाज़ करवा सकती है, सुप्रीम कोर्ट को भी इसमें इन्वॉल्व कर सकती है। ऑपोजिशन के पास जो है वो उनके पास भी ज़ाहिर है इमरान खान साहब के पास इस वक्त प्रोपेगेंडा मशीनरी का पूरा आंटूराज है।
तो वो इसको बिलिटल छोटा करने की कोशिश करेंगे कि इतना ज़्यादा माली जो है वो जो है काम नहीं हुआ। दूसरा कि थोड़े पैसों का मामला है, और तीसरा कि इमरान खान खुद इन्वॉल्व नहीं थे, ये तो उनकी मशीनरी थी या ये लोग थे। लेकिन ये खुद कहते रहे हैं कि जो हुकूमत में होता है, छोटी से हो छोटी गलती जो होती है नीचे से, उसका ज़िम्मेदार हेड होता है, हुकूमत का सरबराह, पार्टी का सरबराह होता है। तो अब देखते हैं कि इमरान खान साहब अपने किए हुए लफ्ज़ों का क्या पालन करते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में इसके ऊपर फैसला होना चाहिए और जल्द होना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी कि इन इट सेल्फ ऑडिट अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि पार्टी आज खुद जो है लोगों को कैफरे करदार तक पहुँचाए। हुकूमत के तर्ज के ऊपर भी होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने जिस तरह अपोजिशन के ऊपर केस डाले हैं, तो कम से कम फेयरनेस का तकाजा है, कम से कम उतना तो ये सामना करें कि जो कानून और इंसाफ कहता है उसके ऊपर अमल हो। और रियासत के तौर पे भी इस तरह की ये जो चीज़ें आई ओपन, ये बहुत छोटी चीज़ नहीं है कि आप ऐसी कंपनियों से, आप ऐसी लोगों से सरमायाकारी करवा रहे थे अपने ऊपर, जिनको बाद में बादियुल नज़र में पाकिस्तान में फ़ायदे हासिल हुए। तो ये आपको रूट आउट करना पड़ेगा मुस्तकबिल के लिए। अच्छा मलिक साहब, क्या इमरान खान जो है वो नाअहल भी हो सकते हैं इस केस में? कोई इस तरह की कोई चीज़ सामने आ सकती है? देखिए, बरतानिया में तो आप देखें, रेड लाइट से गुजरें और आप अपनी गाड़ी की डिटेल ना दें, किसी का गलत नाम दें, तो परवर्टिंग इंसाफ की राह में रुकावट डालने के ऊपर आपको 2-2 साल की सजा होती है। यहाँ बड़ा एक कॉमन है सर, यहाँ तो जस्टिस। लेकिन आप ये बरतानिया है ना, बरतानिया की बहुत मिसालें देते रहे ना। इमरान खान तो बरतानिया से शुरू होके चाइना पे ख़त्म करते थे कि फांसियाँ लगनी चाहिए लोगों को। तो चलो फांसी की बात नहीं करते, अखलाकियत का छोटा सा तकाजा तो ये है कि वो झूठे हल्फिया बयान देते रहे हैं, तो उसके ऊपर झूठे हल्फिया बयान देने के ऊपर कम से कम माफ़ी तलाफ़ी करें, कम से कम अदालतों में जाके माफ़ी मांगे, उनको उनके रहमे करम पे छोड़ें अपने आप को। उन्होंने उनको सादिक और अमीन डिक्लेयर किया है, और वो अपने हल्फिया बयान, जिस वक्त वो सादिक और अमीन डिक्लेयर हो रहे थे उस वक्त ये जुर्म हो रहा था। तो इसका मतलब उस वक्त वो ये एफिडेविट दे रहे थे कि मैंने इलेक्शन लॉज की कोई भी जो है वो नॉन कंप्लायंस नहीं है। तो अखलाकियात का तकाजा है कि वो अपने आप को अदालतों के रहम करम पे छोड़े, और उस सादिक अमीन का जो उनको डिक्लेरेशन दिया हुआ है उसके ऊपर कौम के सामने माफ़ी मांगे, या अपने आप को अदालतों के जो अदालत उनको सज़ा देती है उसके ऊपर उनके रहम करम पे छोड़े। और पार्लियामान में जाके भी अपने जो मेंबरान पार्लियामेंट है, अगर वो मेंबर नहीं रहे, रिज़ाइन किया है, तो स्पीकर के नाम लिख के माफ़ी मांगे कि जी ये मुझसे दानिस्तगी गैर दानिस्तगी में गलती हुई है। कातलान क्रिकेट फेडरेशन और 40 प्लस क्रिकेट क्लब के कप्तान की जानिब से लेजेंडरी क्रिकेटर इंजमाम उल हक और साबिक बाउलर मोहम्मद अकरम के एजाज़ में मुख्तलिफ तकारीब सजाई गईं, जिनमें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर लेजेंडरी क्रिकेटर्स का कहना था दियार गैर में टैलेंट हंट प्रोग्राम का मकसद पाकिस्तानी नौजवानों का अपने वतन से रिश्ता मजबूत बनाना है। तकरीबात के अहवाल जानते हैं शाहिद अहमद शाहिद की रिपोर्ट में। बार्सिलोना में कातलान क्रिकेट फेडरेशन और 40 प्लस क्रिकेट क्लब की जानिब से लेजेंडरी क्रिकेटर इंजमाम उल हक और मोहम्मद अकरम के एजाज में तकरीबात का एहतमाम किया गया, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी की नुमाया शख्सियात और शायकीन क्रिकेट ने शिरकत की। चौधरी अमानत हुसैन, महर सुलेमान गोंदल और अली रशीद भट्ट ने ये तकरीब सजाई। इस मौके पर इंजमाम उल हक ने क्रिकेटर और शायकीन क्रिकेट से मुखातब होकर कहा कि हमारा यहाँ आने का एक ही मकसद है कि हम अपने नौजवानों का रिश्ता अपने वतन अजीज से मजबूत और बनाने में इस सिलसिले में पेशावर ज़ल्मी टैलेंट हंट के जरिए ऐसे नौजवानों को तलाश किया जाएगा। लेजेंडरी क्रिकेटर का कहना था कि जिन नौजवानों में क्रिकेटर बनने की सलाहियत है और वो अपने पाकिस्तान के नाम को दुनिया भर में रोशन करने का जज्बा रखते हैं, उन्हें आइंदा होने वाले PSL में ऐसे नौजवानों को मौका दिया जाएगा। मोहम्मद अकरम ने कहा कि पेशावर ज़ल्मी ने अपने दरवाजे ऐसे नौजवानों के लिए खोले हैं और मुझे उम्मीद है कि PSL की बाकी टीमें भी ऐसा करेंगी। इस मौके पर क्रिकेट खिलाड़ियों और बच्चों ने अपनी शर्ट्स, बैट और बॉल पर ऑटोग्राफ लिए। शायकीन क्रिकेट ने एक यादगार शील्ड भी पेश की। इस मौके पर इंजमाम उल हक, मोहम्मद अकरम, चौधरी अमानत हुसैन और मोहम्मद सलमान गोंदल ने 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि दियारे गैर में बसने वाले पाकिस्तानी नौजवानों में क्रिकेट का जज्बा, टैलेंट मौजूद है। जो हमारी यंग जनरेशन है वो उसका ताल्लुक हमारे साथ जुड़ा रहे। सारों से मेन चीज़ तो
ये हाल ये है कि जो पेशावर ज़ल्मी ने सोची है ना कि जिस तरह सारे ओवरसीज़ हैं, जिस तरह यंग बच्चे आ रहे हैं, उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से जुड़ा रहे। और दूसरी चीज़ ये है कि जो भी हमारे बच्चे टैलेंटेड हैं, जिनके पास टैलेंट है, उनको हम वाली फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें जिससे वो अपने टैलेंट को ना पूरी दुनिया के सामने लेके आ सकें। जो अच्छा परफॉर्म करेंगे उनको अब PSL जो नेक्स्ट PSL हो रहा होगा वो पेशावर ज़ल्मी के ड्रेसिंग रूम का हिस्सा भी होंगे। अपने यंगस्टर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना चाहते हैं, उनके लिए मैक्सिमम मौके अपने मुल्क में वापस आने के हम क्रिएट करना चाहते हैं। ये हमारे बच्चे हैं जो यहाँ पे खेल रहे हैं क्रिकेट, और यूरोप में है, बाकी ममालिक में भी बड़ी मेहनत करते हैं उनके वालिदैन। तो ये 7 सालों से हमें सपोर्ट कर रहे हैं हर हिसाब से, और हमें बहुत से मैसेजेस मिल रहे थे कि आप लोगों को विज़िट करना चाहिए। इस वक्त हमारे जो पाकिस्तान के हीरो हैं, जो इंज़मामुल हक साहब और मोहम्मद अकरम, वो हमारे दरमियान में मौजूद है। मैं ये समझता हूँ कि क्रिकेट और जो स्पेन में क्रिकेटर्स हैं, ये एक उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशी की बात है कि उनका यहाँ पे आना, फिर जो ग्लोबल ज़ल्मी का जो टैलेंट सर्च का जो प्रोग्राम है और उसके लिए यहाँ पे आना, मैं ये समझता हूँ कि ये हमारी जो कातलान फेडरेशन है उनकी बहुत बड़ी कामयाबी है। बार्सिलोना में इंज़मामुल हक साहब और मोहम्मद अकरम साहब आए हैं। जैसे हमने प्रोग्राम बनाया था कि इधर हम क्रिकेट को पूरा फ़रोग़ देंगे, तो इंशाल्लाह ताला हम बहुत हद तक कामयाब हो गए हैं। हमारे जो इधर जो यंग जनरेशन है उनका टैलेंट वो चेक करेंगे, तो हमें उम्मीद है कि इनमें से कोई लड़के जाएंगे पाकिस्तान पेशावर ज़ुल्मी के लिए भी, और जो भी पाकिस्तान की कोई और भी क्लब आएगी तो उनके लिए अवेलेबल होंगे। लेजेंडरी क्रिकेटर इंज़मामुल हक 3 रोजा स्पेन में कैंप के बाद फ्रांस पेरिस रवाना होंगे। शाहिद अहमद शाहिद, 92 न्यूज़, बार्सिलोना, स्पेन।